Well, in Pakistan, supporters of jailed former Prime Minister Imran Khan are marching towards Islamabad to call for his release. जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप दीदों को नहीं छोड़ेंगे। Tens of thousands of protesters are closing in on Pakistan's capital, Islamabad, as part of nationwide demonstrations calling for the release of former Prime Minister Imran Khan. जब उनकी लाशें हॉस्पिटल में होती है तो उनके प्यारों को लाशें नहीं दी जाती। पश्तूनों को इधर पेश किया, उनके मुंह ढका हुआ था। मरा हुआ इमरान खान जिंदा इमरान खान से बड़ा खतरनाक होगा। हर वक्त जद्दोजहद करेंगे। I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship when we have those two leaders. अमरीका और बरतानिया से बड़ी खबरें आना शुरू। पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के लिए नए साल का तोहफा। पाकिस्तान के मरूफ एंकर इमरान रियाज खान ने बड़ी खबरें दे दें। इमरान रियाज खान का कहना था कि अमरीका और बरतानिया से बड़ी डेवलपमेंट आने के बाद पाकिस्तान की मौजूदा रजीम में थरथली मच गई है। इमरान खान साहिब ने मुज़ाकरात को आखिरी चांस देने का फैसला किया है। सलमान अकरम राजा साहिब ने कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से तीसरी नशिस्त के बाद चौथी कोई नशिस्त नहीं होगी। हुकूमत के पास ये आखिरी मौका है कि वो हमारे जायज़ मुतालबात मान ले। इस हवाले से शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से तीसरी नशिस्त में हुकूमत को जुडिशल कमीशन हर सूरत बनाना पड़ेगा, वरना हम समझेंगे कि मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी एक कदम और आगे की तरफ नहीं। इमरान रियाज खान ने और क्या कहा, आए आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब को नजर आ गया है कि मुज़ाकरात के बहाने सिर्फ गवर्नमेंट टाइम टेकिंग टैक्टिसेस इस्तेमाल कर रही है और ये सीरियस नहीं है, इनके ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव डाला गया, और मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि ये बाकायदा पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो बड़े तगड़े लोग हैं उन्होंने इस बात का फैसला किया और इस बात की असेसमेंट की कि डोनाल्ड ट्रंप जोर से मारेगा या इमरान खान। तो उनकी असेसमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना भी मारे उसका नुकसान एक लेवल तक होगा और वो पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को छोड़ दिया बगैर किसी डील के तो इमरान खान 70 साल की इजारादारी उजाड़ के रख देगा एस्टेब्लिशमेंट की। तो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से एनआरओ चाहिए या डील चाहिए या गारंटी चाहिए कि वो इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का जो एक सिस्टम चलता है उसको चलने देंगे और एक उस पुर्जे के तौर पे काम करेंगे जो मशीन के अंदर लगा हुआ होता है। लेकिन इमरान खान साहब तो पूरी मशीन ठीक करना चाहते हैं। तो यहां पे जब तक इमरान खान साहब गारंटी नहीं दे देते, जब तक इमरान खान साहब डील नहीं कर देते या इमरान खान साहब कुछ जमानतें नहीं देते कि ये चीजें मैं नहीं करूंगा, तब तक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उनको छोड़ने के मूड में नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब के अगर आप बयान देख लें, राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उन लोगों में से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, और वजीर आजम के भी बहुत करीब है, एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है। अगर आप उनके स्टेटमेंट सुने ना तो आपको सारी कहानी का अंदाजा हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताया, आप आदमी के दिमाग में जाएं आपको पता चल जाता है वो आदमी क्या है। इमरान खान कभी भी किसी को अपने ऊपर बुज़दिली की तोहमत नहीं लगाने देगा, ये इमरान खान का प्रॉब्लम है। वो बहादुरों की तरह जिया है, वो हमेशा यही करेगा कि मैं बहादुर हूं, मेरे ऊपर बुज़दिली का ताना मुझे नहीं चाहिए। जब भी इमरान खान को बुज़दिली का ताना देंगे, इमरान खान सीधा आकर के खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर दोबारा एक ट्वीट कर देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा और ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि पूरा सारा का सारा काम दोबारा चौपट हो जाएगा। तो इमरान खान से आप प्यार से काम ले सकते हैं, आपको अपने मुंह बंद करने पड़ेंगे, अपने टाउट्स के मुंह बंद करवाने पड़ेंगे, आपको अपने उन सियासतदानों के मुंह बंद करने पड़ेंगे जो छोटे छोटे अपने सियासी फायदे के लिए इमरान खान साहब के ऊपर बुज़दिली का ताना देते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा, अगर हम दूसरी तरफ पीटीआई के मुतालबात मान लें तो इसका मतलब है कि जहां इस वक्त वो हैं वहां हम चले जाएं और जहां हम हैं वहां वो आ जाएं। इसका मतलब पता है आपको क्या है? राणा सनाउल्लाह साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बन जाए तो फिर नून लीग वाले जेल में चले जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सारा मैंडेट है, तो हुकूमत तो फिर उन्हीं की आनी है या पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा।
लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुतालबात तो हम इमरान खान साहब के सारे नहीं मान सकते। जनाब, आपको मैंने कहा था कि पहले बरतानिया से और फिर अमेरिका से खबर आएगी, तो बरतानिया वाली खबर सबसे पहले आ गई है 15 तारीख को, ये बुध का दिन होगा, और 15 जनवरी को एक खबर है कि शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बरतानिया में एक मीटिंग होने जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अंदर ब्रीफिंग होगी किन मामलात के ऊपर, ये अब मामलात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। तो यूरोप में एक बड़ी मुतहर्रिक तंजीम है जो खासतौर पे यूके में, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, मेरी इनके लोगों से बात हुई है, इन्होंने बताया जी कि शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक एक ब्रीफिंग होगी, और ये पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग होगी, और इसके अंदर जो चीजें डिस्कस होने जा रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हुक्मरान तबके के लिए बड़ी खौफनाक है। नंबर 1, 26 नवंबर का कत्लेआम, इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री होगी, इसके ऊपर बाकायदा सबूत और चीजें सामने रखी जाएंगी। नंबर 2, 10,000 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारियां और जबरी गुमशुदगियों का मामला। इसके बाद तीसरी चीज रखी जाएगी मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के क्यों किए गए और कैसे हुए, उनके अंदर जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। नंबर 4, यहां एक और बात की जाएगी कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है और नए इलेक्शन कितने जरूरी है। नंबर 5, अदलिया पर जो इस वक्त हमला किया गया है, अदलिया को अंडरमाइन किया गया है, उसके दांत तोड़े गए हैं, और उसके साथ जो रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान में सिचुएशन है ये वहां डिस्कस होगा। और एक चीज और है, ये अकाउंटेबिलिटी फॉर पाकिस्तान मिलिट्री लीडर्स, पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसकी अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट वॉयलेशंस, जो वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई है इस मामले पे, इंक्लूडिंग मैग्निस्की सैंक्शंस। ये मैग्निस्की सैंक्शंस क्या है, बड़ा मुश्किल लफ्ज है। अच्छा, ये जी असासे मुंजमद कर दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स के, यानी ये जो वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी मिलिट्री लीडर्स की उसमें, और वो लोग जो इन्वॉल्व हैं इस सारे अमल के अंदर, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के अंदर, उनके असासे मुंजमद किए जाएंगे इन सैंक्शंस के जरिए से, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी, और इसके अलावा उनके वीजा जो हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे और उन्हें दोबारा वीजाज नहीं मिलेंगे। ये है जनाब उनका पूरा एजेंडा, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। इसके अलावा जनाब 22 तारीख को एक और प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये प्रोग्राम है कांग्रेशनल मीटिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इससे भी खौफनाक काम होने जा रहा है उसके अगले हफ्ते। और वो काम क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ये क्योंकि प्रोग्राम बाद में आ रहा है इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं, वहां पे जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, ये भी वहां की सिविल सोसाइटी है पाकिस्तानियों की, और इनका कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान के हालात से परेशान है, और उनका ये कहना है कि हम हर हाल में पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जो उनका भी एजेंडा है तकरीबन यही है जो एजेंडा मैंने आपको बरतानिया में होने वाले प्रोग्राम का बताया। लेकिन एक बड़ी खौफनाक चीज जो अमेरिका में होने जा रही है वो आप सुने। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आने जा रही है कांग्रेस से। ये जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है ना, ये जब पास हो जाती है तो इसकी मंजूरी के बाद जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, आप ये समझे उनके लिए कानून बन जाता है कि इस करारदाद के ऊपर अमल दरामद उन्होंने करना ही करना है। अब ये करारदाद क्या है, ये बड़ी खौफनाक है। इस करारदाद के अंदर ये तमाम चीजें हैं जो इससे पहले मैंने आपको बताई जो बरतानिया में होने जा रही हैं, और जो सपोर्ट का आलम है वो ये है कि जो पहली रेजोल्यूशन आई थी अमेरिका से उसमें 368 लोगों ने सपोर्ट किया था, टोटल वोट जो है वो 435 है, तो 368 की सपोर्ट इनके पास है, और 250 से जैसे ही क्रॉस होगा या 225 से क्रॉस होगा तो फिर आप ये समझ लें कि ये एक कानून बन जाएगा बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास होते ही, और स्टेट डिपार्टमेंट को इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। और जो मेरी इतला है उसके मुताबिक जो लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं मैं जरा बता देता हूं वो कौन कौन है। इसमें साबिक आर्मी चीफ से शुरू हुए थे जनरल कमर जावेद बाजवा, नदीम अंजुम, वजीर आजम पाकिस्तान, ये जो निगरान वजीर आजम गया था ये भी, ये आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, इस्लामाबाद का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, फिर इसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, इसके बाद वजीर आला पंजाब, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अगले मरहले में जो आरओज हैं जिन्होंने धांधली की है उनका नाम भी आएगा, डीपीओ अटक का नाम भी मैंने वहां पे देखा। तो अब जो मौजूदा आर्मी की आदत है उनका भी नाम बीच में शामिल किया गया है। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसके अंदर वहां पे स्टोरीज भी कुछ ऐसी छपी हैं। अब उनका यह मानना है कि ये इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं, जो सारा कुछ हुआ, इसके लिए ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। अब इनके ऊपर जो वहां पे वो पाबंदियां लगवाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली वही है कि इनफरादी पाबंदियां। इन पाकिस्तानियों ने एक चीज की है
اور بڑا زور دے کر دونوں گروپس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اوپر کوئی پابندی لگے ہمارے ان اعمال کے نتیجے میں. جو کچھ بھی ہم نے کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی کہ پابندیاں صرف ان شخصیات پر لگائی جائیں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، الیکشن چوری کرنا، جبری گمشدگیاں، ظلم، تشدد اور قتل عام کے اندر جو لوگ شامل ہیں. افغانستان سے ایک خبر آئی ہے، یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ طالبان کالز انڈیا اے سگنیفیکنٹ ریجنل پارٹنر آفٹر آفیشلز میٹ. دبئی کے اندر جناب ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے سینئر آفیشلز جو ہیں جو کابل سے گئے دبئی میں، اور جو انڈیا کے ایک سینئر آفیشل ہیں یعنی انڈین فارن سیکرٹری وکرم مصری، ان کی ملاقات ہوئی ہے طالبان کے فارن منسٹر عامر خان متقی سے، اور یہ دبئی کے اندر ملاقات ہوئی ہے. اور افغانستان نے بھارت کے ساتھ قربتیں بہت بڑھا دی ہیں. دیکھیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا اچھا موقع تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات رکھتا اور اپنا جو یہ والا بارڈر ہے اس کو پورے کو سیکیور کر لیتا. پاکستان کو ٹوٹل 4 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں، چائنا، انڈیا، افغانستان اور ایران. چائنا کے علاوہ باقی 3 کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں. چائنا کے ساتھ بھی آپ کے معاملات جس نوعیت کے ہیں آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. اب افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ 6 ملکوں کے ساتھ لگتا ہے. افغانستان کے تعلقات صرف پاکستان کے ساتھ کیوں خراب ہے؟ مسئلہ ہماری پالیسی میں ہے نا. پھر دیکھیں افغانستان کے ساتھ چائنا لگتا ہے، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، ان کے بارڈر بھی لگتے ہیں، وہاں تو کوئی پھڈا نہیں ہے. بلکہ اب انڈیا اور چائنا ٹریڈ کریں گے چابہار کی بندرگاہ سے، جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے ایران کو چابہار پہ بندرگاہ بنانے کے لیے. وہ سمندر کے راستے ٹریڈ کر رہے ہیں پاکستان کو اوائڈ کر کے. پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی تھی کہ انڈیا، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، ایران یہ سارے ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن پاکستان اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے یا اکیلا رہ جاتا ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ ابھی اپنے تعلقات خراب کیے. ہمارا کوئی وزیر خارجہ افغانستان نہیں جاتا، کوئی جا کے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا، کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرتا. جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑے والی کیفیت بناتے ہیں. فائدہ انڈیا نے اٹھا لیا. اب انڈیا کو آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں سے آپ کے اوپر دباؤ بنا کر رکھے گا.